हेलो एवरीवन, भारत सरकार द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बिल यहां पर संसद में रखा गया, उसे पारित कराया गया। क्या आपको पता है इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के माध्यम से क्या आप अपने डेटा पर नियंत्रण रख सकेंगे? क्या आपका डेटा यहां पर बाहरी देशों में स्थानांतरित किया जा सकेगा? क्या कंपनी या सरकार आपके डेटा को एक्सेस कर सकेगी? या फिर किसी अफवाह या झूठी यहां पर आपकी डेटा को यदि नेट इत्यादि पर अपलोड कर दिया जाता है तो क्या आप उसे हटाने का अधिकार रखते हैं? ऐसी सभी घटनाक्रमों को लेकर समझना जरूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है और इससे डेटा का इस्तेमाल कब कौन कैसे करने वाला है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के सभी पहलुओं को। तो ध्यान से सुनना है, इनके सभी पहलुओं को समझना है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति यहां पर सोशल मीडिया, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, विभिन्न ऐप पर अपने डेटा को अपलोड करता है, कहीं घूमने जाता है, ट्रैवल करता है, ट्रांजैक्शंस करता है। हर तरीके का डेटा आज आपका नेट पर उपलब्ध है, किसी न किसी ऐप पर उपलब्ध है। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो काफी सारे यहां पर फ्रॉड भी होते हैं, आपके डेटा का मिसयूज भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए आप अपने डेटा को संरक्षित रखने को लेकर क्या कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल यहां पर क्या क्या लेकर आया है, चलिए सबसे पहले बताते हैं यहां पर इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के संदर्भ में इसकी किन किन चीजों पर लागू होती है, इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पर है, सहमति क्या है, इसमें प्रावधान क्या क्या हैं और इससे जुड़े सभी पहलुओं को आराम से ध्यान से सुनना है और इसे समझते चलना है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी पे। देखिए भारत में जो ये बिल यहां पर रखा गया है डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होता है। किस पर बिल लागू होता है? डेटा जो आपका है उसके प्रोसेसिंग पर यह बिल आपको लागू होता है, जिसमें यहां पर देखा जाए जैसे कि ऑनलाइन यहां पर जो आपका डेटा है उस पर यह लागू होता है, ऑफलाइन जमा किया जाता है और फिर उसे यहां पर डिजिटलीकृत किया जाता है, उस डेटा पर भी ये बिल आपको लागू होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी डेटा पर भी लागू है और ऑफलाइन है, बाद में अगर आपने उसको डिजिटलीकृत कर दिया है तो उस पर भी लागू है। इसके अलावा यह बिल जो है भारत के बाहर पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होता है, अर्थात यदि आपका डेटा भारत के बाहर जा रहा है तो उस डेटा पर भी यहां पर देखा जाए तो यह बिल लागू होगा। इसके साथ यह प्रोसेसिंग भारत में वस्तुओं सेवाओं के ऑफर करने के लिए यहां पर की जाएगी। पर्सनल डेटा देखा जाए तो हमेशा क्या होता है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित यहां पर निजी आपको डेटा को पर्सनल डेटा के रूप में हम कहते हैं। और इसमें यहां पर देखा जाए तो उस व्यक्ति की पहचान और उससे संबंधित हर तरीके की उसका घूमना फिरना, उसकी व्यक्तिगत चीजें, पसंद नापसंद, ट्रैवलिंग, ट्रांजैक्शन, किससे मिलता जुलता है, कहां आता जाता है, हर तरीके का डेटा इसमें आपका शामिल है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग देखिए किस तरीके का हो सकता है, पूर्ण तरीके का होगा, आंशिक तरीके से होगा, पूरी तरीके से लागू होगा। तो यहां पे देखिए प्रोसेसिंग उस पूर्ण या आंशिक ऑटोमेटेड ऑपरेशन या सेट ऑफ ऑपरेशंस को कहा जाएगा जिसे डिजिटल पर्सनल डेटा पर किए जाते हैं, जैसे कि इसमें कलेक्शन होगा, स्टोरेज होगा, इसका उपयोग होगा और शेयरिंग होगी। इन हर तरीके की चीजों पर यह डेटा प्रोटेक्शन बिल आपका प्रोसेसिंग बिल आपको लागू किया जाएगा। तो प्रोसेसिंग जो होगी वो आपकी किनके हैं, कनेक्शन एक से दूसरे का, शेयरिंग करना, या फिर उसका उपयोग कैसे आप कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, और या फिर स्टोर करने कैसे भी कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए किसी भी तरीके का डेटा आप कैसे भी उपयोग कर रहे हैं वो हर तरीके के उपयोग डेटा पर ये लागू होगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर सहमति कितनी है और संशोधन यहां पर किन किन चीजों को लेकर किया गया है। तो देखा जाए अगर संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो इस डेटा में आपको कुछ चीजों को लेकर समझना जरूरी है कि संशोधन कहां कहां किस किस चीजों पर किया गया है। देखिए जिस व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है अर्थात डेटा प्रिंसिपल, उसे यहां पर कई अधिकार भी यहां पर ये डेटा प्रोटेक्शन बिल आपको देता है। किस किस तरीके के अधिकार आपको प्राप्त है? जैसे कि प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी हासिल करना, आपके पास ये अधिकार है कि आपके डेटा का प्रोसेसिंग किस तरीके से किया जा रहा है। दूसरा, पर्सनल डेटा में करेक्शन उसे हटाने की मांग भी आप यहां पर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके डेटा में किसी कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है अपलोड हो गई है, ठीक है, तो वहां पर उसको करेक्ट करने, उसे हटाने, दोनों संदर्भों की मांग आप यहां पर अब कर सकते हैं। तीसरा, मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसी दूसरे को इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए नामित कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे देखा जाए अकाउंट हैं, ऐप हैं या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, जो व्यक्ति यहां पर था, जिंदा था, वो यूज करता है, लेकिन उसके मरने के बाद यहां पर कोई और यूज नहीं कर सकता था। लेकिन वर्तमान समय में यहां पर संशोधन जो किया गया है कि अब वो यहां पर किसी और व्यक्ति को भी नामित कर सकता है कि यहां पर फला अकाउंट यहां पर मेरा, ये व्यक्ति यहां पर यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के शिकायत निवारण के संदर्भ में भी यहां पर आप डेटा प्रोसेसिंग इस एक्ट को, बिल को यूज कर सकते हैं। यह भी यहां पर आपको अधिकार होगा, उसकी मांग कर सकते हैं।
इसके अलावा झूठी ओछी शिकायत दर्ज नहीं करानी चाहिए। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर किसी गलत तरीके की जानकारी या अगर जो चीजें नहीं हैं उसके बारे में आप किसी तरीके के FIR या इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है। कोई गलत विवरण आपको नहीं देना चाहिए। निर्दिष्ट मामलों किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में यहाँ पे धरना नहीं देना चाहिए। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पे यहाँ पे 10,000 तक के जुर्माने लगाए जाने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो मिसयूज करते हैं डेटा का, किसी दूसरे का ID करते हैं या किसी दूसरे की गलत जानकारी अपलोड कर देते हैं या फिर फालतू की यहाँ पर बातें करते रहते हैं, इस तरीके कोई भी बात अगर यहाँ पर अब की जाती है तो उसके संदर्भ में यहाँ पे 10,000 रुपए के फाइन लगाने की बात की गई है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ सहमतियों की जो कि इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के संदर्भ में यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे व्यक्ति की सहमति हासिल करने के बाद केवल वैध उद्देश्यों के लिए पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जा सकता है। तो पहली चीज यहाँ पर सहमति जरूरी है। आपका डेटा यूज किया जा रहा है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने सहमति दी है। और दूसरी चीज, सहमति भी दी है तो यहां पर इन पहलुओं को देखिए तो आपको केवल वैध उद्देश्यों के लिए जरूरी है वहां पर आपके डेटा का प्रयोग देखिए वैध है, कानूनन है और यहां पर किसी निश्चित संदर्भ में यहां पे किया जाए कि भाई यहां पे आपको जरूरी है आपके डेटा का प्रोसेस करना, तभी कर सकते हैं। इसके साथ सहमति लेने से पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं। नोटिस में जमा किए जाने वाले पर्सनल डेटा या विवरण या प्रोसेसिंग का उद्देश्य यहां पर होना चाहिए। बिना बस ऐसा नहीं कि आपका सरकार का बस मन हुआ या किसी का कंपनी का हुआ कि भैया हम आपका डेटा प्रोसेस करेंगे, दैट्स इट। नहीं, क्यों कर रहे हैं आपको यह भी बताना, एक आपको उद्देश्य बताना होगा कि आपके डेटा को प्रोसेस करने के पीछे का रीजन क्या है। सहमति किसी भी समय वापस यहां पर ली जा सकती है। आप चाहेंगे कि भाई देखो मैंने पर्टिकुलर टाइम तक के लिए दी थी, अब मेरा मन नहीं है मेरे डेटा को प्रोसेस करने का, मैं अपनी सहमति वापस लेता हूं, अब आप मेरे डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे। इसके अलावा वैध उपयोग के लिए सहमति की जरूरत यहां पर नहीं होगी, जिसमें निम्न यहां पे शामिल है। अब ये भी आपको बताया गया, देखिए किन किन परिस्थितियों में आपकी सहमति यहां पे नहीं ली जाएगी। जैसे कि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति ने अपनी मर्जी से यहाँ पे डेटा दिया, अर्थात अगर आपने पहले से यहाँ पर दे रखा है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे डेटा को यूज करें, तो वो फिर सरकार वहाँ पर फिर बार बार आपसे पूछने नहीं आएगी या पर्टिकुलर कंपनी कि आपके डेटा को हम यूज कर रहे हैं, वैध कर रहे हैं। एक बार कहेगी और आपने सहमति दे दी, उसके बाद वो किसी भी काम के संदर्भ में आपके डेटा को प्रोसेस कर सकती है जब तक आप इसे वापस नहीं लेंगे। दूसरा, सरकार द्वारा लाभ या सेवा के प्रावधान के संदर्भ में, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, रोजगार इत्यादि के संदर्भ में, वहां पर आपके प्रोसेस को आपके डेटा को प्रोसेस सरकार यहां पर कर सकती है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए माता पिता या फिर यहां पर लीगल गार्जियन की सहमति लेनी होगी। तो यहां पर आपको देखा जाए तो एक प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर उम्र बच्चे की 18 से कम है तो इस संदर्भ में सहमति यहां पर उसके माता पिता या किसी गार्जियन से ली जाएगी, अगर बच्चा जब तक बालिग नहीं है। तो ये सहमति की स्थितियों के बारे में चर्चा की गई। अब यहां पर चलिए बात करते हैं डेटा फिड्यूशियरी के दायित्व क्या होंगे। जो डेटा यहां पर आपको लिया जा रहा है, इस संदर्भ में यहां पर इसका प्रयोग कैसे, किस संदर्भ में, कितना यहां पर सरकार या जो भी व्यक्ति या कंपनी या सरकार यहां पर इस डेटा को लेने वाली है वो इसका उपयोग कैसे करेगी, उनका क्या उत्तरदायित्व यहां पर होगा। देखा जाए तो एंटिटी प्रोसेसिंग के उद्देश्य तरीकों को निर्धारित करने वाली डेटा फिड्यूशियरी को निम्नलिखित यहां पर आपको करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? पहला, उसे डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने होंगे। डेटा ब्रीच को रोकने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। देखिए जो भी कंपनी इत्यादि होगी, जहां भी आपका डेटा इत्यादि है, हर एक कंपनी को यहां पर देखा जाए तो यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका डेटा लीक ना होने पाए। इसके साथ साथ ब्रीच अगर मान लो हो जाता है तो भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड प्रभावित व्यक्तियों को उसकी जानकारी यहां पर देनी होगी। जिन व्यक्तियों का डेटा लीक होता है, आप आए दिन सुनते हैं कि यहां पर इस कंपनी के ग्राहकों का इतने यहां पर डेटा लीक हो गए, तो यहां पर यह बताना होगा कि भैया आपका डेटा लीक हो चुका है। यह जानकारी उस व्यक्ति तक यहां पर पहुंचानी होगी और जिस कंपनी से यह होगा, संस्था से होगा, उसे यह जानकारी अपने ग्राहकों को देनी है। इसका उद्देश्य पूरा होने, लीगल उद्देश्यों के लिए रिटेशन जरूरी ना होने की स्थिति में यहां पर आपको इसके संदर्भ में यहां पर आपको बातें भी बतानी होंगी। इसके अलावा पर्सनल डेटा को मिटा देना होगा। अगर आपके लिए यहां पर देखा जाए जिस व्यक्ति का डेटा प्रोसेस हो चुका है, आपके लिए अब जरूरी नहीं है, तो वहां पर उसकी जानकारी मिटाइए। सरकारी संस्थाओं के मामले स्टोरेज लिमिटेशन, डेटा प्रिंसिपल का डेटा मिटाने का अधिकार यहां पे लागू नहीं होगा। सिर्फ सरकार पर यहां पर देखा जाए तो सरकार ने अपने संदर्भ में इस डेटा को यहां पर सुरक्षित रख लिया है। सरकार आपके डेटा को एक्सेस तब तक कर सकती है जब तक उसका मन करेगा। तो ये एक समस्या यहां पर जरूर है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत के बाहर डेटा के ट्रांसफर करने के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है, तो उसको भी यहां पे देख लीजिए। इसमें देखिए बिल के द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सरकार जो है
प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर यहाँ पे पर्सनल डेटा के ट्रांसफर की यहाँ पे अनुमति देता है, जो कि यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है कि आपका डेटा भारत के बाहर क्यों जाए। बेसिकली आपका डेटा है तो भारत में ही रहना चाहिए, ये एक मुद्दा यहाँ पर जो जरूर है, यहाँ पर एक विवादित चीज है। इसके अलावा देखा जाए तो डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य क्या है, अब इसमें यहां पर देख लेते हैं, फिर देखेंगे छूट क्या क्या मिली है और भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का जो गठन किया है उसका क्या काम है। इसमें देखिए डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य क्या है। सबसे पहली चीज, जिस व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है, डेटा प्रिंसिपल उसे यहां पर इन सारी चीजों का यहां पे अधिकार देता है। सॉरी, ये ऑलरेडी यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है ये पिछले लेक्चर में, तो इसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं। आते हैं यहाँ पे छूट के संदर्भ में, ठीक है। इसमें देखिए डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फिड्यूशियरी के दायित्व तो यहाँ पे निर्दिष्ट मामलों में यहाँ पे लागू होंगे, जैसे कि अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए यहाँ पर डेटा का प्रयोग करना, कानूनी अधिकारों दावों के प्रवर्तन के संदर्भ में डेटा प्रोसेस करना, केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए कुछ निश्चित गतिविधियों के बिल प्रावधानों को छूट दे सकती है। किन किन संदर्भ में यहाँ पे सरकार जो है डेटा के प्रोसेस के संदर्भ में यहाँ पे छूट दे सकती है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सरकारी एंटिटीज की ओर से होने वाली प्रोसेसिंग, अनुसंधान, आर्काइविंग और स्टैटिकल उद्देश्य, इन उद्देश्यों के संदर्भ में सरकार यहाँ पर आपके डेटा को प्रोसेस कर सकती है, संस्थाओं को छूट दे सकती है, सरकारी संस्थाओं के, कि वो आपके डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर सरकार जो है वो भी आपके पूरे डेटा को किसी इन सभी संदर्भों में कलेक्ट कर सकती है। एक तरीके सरकार ने इस बिल के माध्यम से स्वयं को यहां पर इतना अधिकार दे दिया है कि वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है, बाहर भेज सकती है, उसको स्टोर कर सकती है। और ये एक बड़ा मुद्दा है जहां पर आपके डेटा के संदर्भ को राज्य की सुरक्षा और अन्य सभी मामलों में यहां पर देखा जाए तो एक तरीके क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, लेकिन यहां पर सरकार इसे आसानी से इस बिल के माध्यम से स्टोर कर सकती है। चलिए, एक मुद्दा ये जरूर है, इस पर यहां पे चर्चा होगी, विवाद का भी एक कारण यहां पे बनता है। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या है, इसका काम यहां पे क्या क्या है, कौन कौन से कार्य से सौंपे गए हैं। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की है और बोर्ड के प्रमुख कारकों के यहां पर देखा जाए तो बताया गया है। पहला, बोर्ड जो है अनुपालन की निगरानी करना और जुर्माना यहां पे लगाएगा, अर्थात किसी भी डेटा के ब्रीच होने की स्थिति, उसके अनुपालन किया जा रहा है, नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखेगा और यदि यहां पर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना यही आपको बोर्ड लगाएगा। डेटा ब्रीच की स्थिति में डेटा फिड्यूशियरीज को जरूरी उपाय करने के यहां पर निर्देश देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है डेटा ब्रीच की स्थिति में। प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा की गई शिकायतों को भी यहां पर देखा जाए तो इस बोर्ड के द्वारा यहां पे सुना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को 2 साल के लिए यहां पर की जाएगी, अर्थात इनका कार्यकाल देखा जाए हर सदस्य का यहां पे 2 साल का होगा। वे पुनर्नियुक्ति के भी प्राप्त होंगे। केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या और चयन प्रक्रिया जैसे विवरण निर्धारित करेगी और बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ यहां पर देखा जाए तो टीडी सैट में यहां पर अपील भी आपको की जा सकती है। अगर आप संतुष्ट नहीं है बोर्ड के फैसले से तो आप इनके विरुद्ध जाकर अपील कर सकते हैं। चलिए, यहां पे अंतिम कुछ बिंदुओं को भी यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सजा के प्रावधान इस बिल में यहां पर क्या क्या किए गए हैं। इसमें देखा जाए तो बिल की अनुसूची विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने का यहां पे प्रावधान करती है। 2 यहां पर बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि बच्चों के से संबंधित दायित्वों को यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो इस संदर्भ में यहां पे 200 करोड़ रुपए का यहां पे जुर्माना लगाया जाएगा और डेटा ब्रीच रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न करने की स्थिति में यहां पे 250 करोड़ रुपए के यहां पे जुर्माने किसी भी कंपनी पे लगने वाले हैं और जांच के बाद देखा जाए तो बोर्ड जो होगा ये सजा यहां पर देगा। तो 200 से 250 करोड़ तक यहां पर देखा जाए जुर्माने फिड्यूशियरीज यहां पर कंपनियों पर लग सकते हैं। देखा जाए तो मंत्रालय जो है इस बिल को कौन देख रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस बिल को यहां पर देखा जा रहा है। इसको राष्ट्रपति की भी अनुमति मिल चुकी है, तो यह बिल यहां पर देखा जाए तो एक विधेयक के रूप में परिवर्तित भी हो चुका है। चलिए, यहां पे कुछ मुद्दों को यहां पे देख लेते हैं जो कि समस्यात्मक मुद्दे हैं जिस पर हमें चर्चा इस बिल के संदर्भ में यहां पे सवाल भी जरूर खड़े करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधार पर डेटा प्रोसेसिंग संबंधी छूट से डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिट्रेसिंग उससे अधिक यहां पर हो सकता है जितना यहां पे जरूरी है और इससे प्राइवेसी के मौलिक अधिकार के यहां पर उल्लंघन हुआ है। सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि सरकार ने इस बिल के माध्यम से स्वयं को डेटा पर अधिकार दे रखा है, मुद्दा कुछ भी यहां पर बना दिया है, लेकिन आपका प्राइवेसी वो पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं और आपके यहां पर मौलिक अधिकारों का यहां पर एक तरीके से हनन है और आपके यहां पर देखा जाए डेटा पर सरकार का एक अधिकार दिखाता है। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, बिल जो है पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग से होने वाले नुकसान की जोखिम को रेगुलेट यहां पर अब भी नहीं करता है, ठीक है, कि उससे जिस व्यक्तियों का डेटा यहां पर देखा जाए प्रोसेसिंग से जो नुकसान होगा, ब्रीच होगा या कुछ अन्य तरीके से, उसके संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं।
सिवाय यहां पे देखा जाए तो कंपनियों पे आपने 250-200 का नुकसान का यहां पर आपके संदर्भ में एक जुर्माना ठोक दिया, लेकिन उसके बाद क्या, व्यक्तियों के संदर्भ में क्या, जिनका डेटा ब्रीच हुआ उसके संदर्भ में क्या प्रावधान है, यहां आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। इसके अलावा बिल डेटा प्रिंसिपल को डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार देता है और भुला दिए जाने का अधिकार को यहां पर नहीं देता है। तो एक तरीके से देखा जाए आपका डेटा आपको पूरी तरीके से नेट से या हर तरीके से हटाया नहीं जाएगा, जो कि एक यहां पर देखा जाए तो एक और मौलिक अधिकार यहां पे हनन करता है। भुला दिए जाने का अधिकार यहां पर इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में नहीं दिया गया। एक और सवाल, इसके अलावा बिल अधिसूचना के जरिए सरकार के द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर भारत के बाहर डेटा ट्रांसफर की अनुमति देता है और यह व्यवस्था उन देशों में डेटा सुरक्षा मानकों को पर्याप्त मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं कर सकती जहां पर्सनल डेटा ट्रांसफर की अनुमति है। तो एक मुद्दा जैसा कि हमने कहा कि भारत के बाहर डेटा का जाना यही एक बड़ी समस्या है, जिसमें यहां पर आपके डेटा को उन कंपनियों के द्वारा कितना सुरक्षित रखा जाएगा कितना नहीं, यह सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या इसके संदर्भ में मूल्यांकन किया जाएगा कि किस कंपनियों को, अगर वो कंपनियां लीक करते हैं तो उसके संदर्भ में क्या आपके पास प्रावधान, यहां पर इस बिल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसके साथ साथ भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सदस्यों को 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा, दोबारा भी नियुक्त किया जाएगा और दोबारा नियुक्त करने के संदर्भ में देखा जाए तल्पावधि का कार्यकाल बोर्ड के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकता है। अगर देना ही है भाई तो आप एक साथ 4 से 5 साल का दे सकते हैं, 2-2 साल करके संदर्भ में यहां पर यह व्यवस्था भी अपने आप में एक दबावकारी स्थिति होगी जहां पे स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने में अक्षम हो सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर यहां पे बताइए कमेंट बॉक्स में। इनके जो सवालिया निशान यहां पे खड़े करते हैं उनके संदर्भों में। फिलहाल आज के लिए यहां पर इतना ही। बिल के बारे में यहां पे जरूर बताइए, पढ़ के कैसा लगा, इनके बिंदुओं को अच्छे समझ के रखिएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड गुड लक।